हेलो दोस्तों, वेलकम बैक योर चैनल विद क्लासेस। मैं बता दूं कि आज की जो खास वीडियो होगी क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिरकार केमिकल रिएक्शन होता क्या है मेरे दोस्त। तो चलिए इस चीज़ को आज हम लोग इस डीपली और विशेष हम लोग जानेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब कोई पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर या क्रिया कर भिन्न गुण वाला यानी अलग गुण वाला नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ये बात आपको पता चल गई। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके या क्रिया करके भिन्न नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो वैसे क्रिया को हम लोग, वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब कहो कि कैसे। सबसे पहले मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा कि H2 हाइड्रोजन, Cl2 क्लोरीन, दोनों देखिए H2 यानी हाइड्रोजन का गुण यहाँ पे अलग है दोस्त, और तो और क्लोरीन का भी गुण अलग है, क्लोरीन जिसे हम लोग बोलते हैं उसका भी गुण अलग है। लेकिन जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो इससे एक नए पदार्थ बनेगा। जो क्रिया करेंगे आपस में हाइड्रोजन और आपका Cl2 जो है अभिक्रिया करेंगे, क्रिया करेंगे तो एक नए पदार्थ बनेगा, और इस नए पदार्थ का जो गुण होगा पूर्व पदार्थ, मूल पदार्थ के गुण से अलग होगा। तो ये जो क्रिया हुई है इसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे दोस्तों। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो एक बात याद रखने वाली बात ये है कि ये जो H2 और Cl2 है इन्हें हम लोग बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं इन्हें। और जो ये पदार्थ, न्यू पदार्थ बना है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी क्या बोलेंगे? इसे प्रोडक्ट बोलेंगे। बात तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरकार बात ये है कि रिएक्टेंट क्या होता है, अभिकारक क्या होता है। तो सिंपल सी भाषा में मेरे दोस्त बताना कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वैसे पदार्थ को अभिकारक कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि H2 क्या है, यहाँ पर Cl2 क्या है, तो ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट हैं, इसे हम अभिकारक बोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। जैसे मैं इस अभिक्रिया में बताया भी गया, उदाहरण भी दिया गया है। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निर्माण होते हैं, बनते हैं, तो वैसे पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं, या आप दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर भिन्न माने अलग नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उस नए पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। यहाँ पे 2HCl जो है यानी HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, वह आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। किसी को डाउट यहाँ तक? कॉपी कलम निकाल कर बैठे। अगर जब भी मेरी क्लास करनी हो साइंस की तो कॉपी कलम निकाल कर बैठे और एकदम डिटो फेयर करते जाएं। गारंटी के साथ आप एग्ज़ाम में बहुत ही ज़बरदस्त मार्क्स लाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए जब भी पढ़ो मेरे दोस्त तो कॉपी कलम निकाल कर बैठो, और तो और सारे बातों को नोट करो। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट करो, बहुत ही काम आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या खास बात है दोस्तों? तो आप लोग को यहाँ पर क्या क्या समझ में आ गई? ये प्रोडक्ट भी समझ में आ गया और आप लोगों को रिएक्टेंट भी समझ में आया। अब कुछ बातें हम लोग जानेंगे। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया का क्रिया विधि, अर्थात इस
प्रोसेस मेथड में क्या क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द केमिकल रिएक्शन, जो कुछ भी होता है इसमें रिएक्शन के दौरान, उन सारे चीज़ों को अब हम देखेंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि अभिकारक के जो अणु होते हैं, अभिकारक तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो पहले भी देख चुके हो ना, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना उसी को अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो अणु टूटकर परमाणु में परिवर्तित होते हैं, पहली बात याद रखना होगा। और ये पुनः परमाणु क्या होते हैं जी, संगठित होते हैं। संगठित का मतलब समझ रहे, गेट टुगेदर होकर और प्रतिफल के अणु बनाते हैं, प्रोडक्ट जो होता है उसके अणु बनाते हैं। और इस प्रक्रिया में अभिकारक के अणु के परमाणुओं के बीच जो होता है बंधन टूट जाती है और परमाणुओं के बीच एक नए बंधन का निर्माण होती है। ये सारे के सारे हमारे केमिकल रिएक्शन के दौरान होता है। फिर से आप समझिएगा, अभिकारक के अणु टूटकर आपस में परमाणु परिवर्तित होते हैं और ये परमाणु पूरी तरह से पूर्ण रूप से पुनः क्या होते हैं, संगठित होकर प्रतिफल के अणु में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया में अभिकारक के अणु और परमाणु के अणुओं के बीच बंधन टूट जाता है और टूटने के अलावा भी इसमें नए बंधन का निर्माण होता है। बात तो सिंपल से आपने समझ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं ना, चलिए। अब कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं यानी क्रियाओं की विशेषताएं समझ लीजिए। रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो कुछ इसमें विशेषताएं हैं जो आपको जानना चाहिए। मेरे दोस्त, जब भी पढ़ो केमिस्ट्री विश्वजीत सर से तो कॉपी कलम के साथ पढ़ो, समझो, मजे लो, एंजॉय करो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बस ये इतना कीजिएगा तो वीडियो तो आपके पूरे में माइंड में उतार दूंगा, गारंटी है, फुल गारंटी है इस चीज़ की, ठीक है। बढ़ते हैं, समझते हैं आगे क्या बात है। अब कह रहे रासायनिक अभिक्रियाएं इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। अर्थात कहने का मतलब इस जो अभिक्रियाएं आप पढ़ रहे हैं ना, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती, उन सारी चीज़ों को देखने जा रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस की उत्पत्ति होती है। किसकी? गैस की। दिमाग में आप लोग सेव रखिए, बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस चीज़ की उत्पत्ति होती है? गैस की उत्पत्ति होती है। कैसे? उदाहरण से समझते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो कह रहे कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी होती हैं जिसके दौरान क्या निकलता है जी? गैस उत्पन्न होता है। कैसे निकलता है? जैसे ZnHCl का हमने अभिक्रिया कराया तो क्या बना जी? ZnCl2 बना। और ये ZnCl2 के दौरान एक चीज़ बन रहा है यहाँ पे, क्या चीज़? हाइड्रोजन गैस बन रहा है। और ये जो एरो संकेत दे रहा है कि हाइड्रोजन गैस ये क्या करता है, ऊपर की तरफ ये निकल जाता है। तो मैंने ये समझाया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसकी उत्पत्ति होती है? तो गैस की उत्पत्ति होती है। इस चीज़ को नोट कीजिए, लिखिए, समझिए। दूसरा चीज़ क्या है इसमें? अवक्षेप का बनना। यानी अवक्षेप क्या होता है? अब देखिए, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है। जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से अलग हो जाता है तो जो बचे पदार्थ होते हैं वो अवक्षेप कहलाते हैं, ठीक ना। फिर से बात है, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से अलग हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो जो बचता है वही अवक्षेप कहलाता है। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर NaCl से अभिक्रिया कराया गया तो इसमें अवक्षेप क्या मिला जी? AgCl बना। क्या मिला? AgCl आपका अवक्षेप प्राप्त हुआ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है। अब कह रहे हैं आगे की जो बात मैं बोलूं दोस्तों, तो इसमें रंग परिवर्तन होता है। क्या होता है? रंग परिवर्तन, चेंज इन कलर्स। चेंज, देखिए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उनके रंग में परिवर्तन कर देते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन कर देते हैं या कर देती है। तो जैसे में कैसे? देखिए, पोटेशियम पर मैग्नेट का विलयन
बैंगनी कलर का होता है, लेकिन उसमें जैसे हम नींबू को या नींबू का रस को डालते हैं तो उसका रंग बदल कर घी धीरे धीरे बदल जाता है, नहीं रंग उसका बदल घी जैसा हो जाता है। सिंपल सी भाषा में समझिए। तो आपने क्या समझा कि पहला इसकी विशेषता है गैस का उत्पन्न होना, दूसरी अवक्षेप का बनना, तीसरी रंग में परिवर्तन होना, और चौथी ताप में परिवर्तन। तो देखते हैं इसमें क्या है। कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसके रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। सही बात है, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया सारे के सारे एक ताप पर, एक टेम्परेचर पर वह अभिक्रियाएं नहीं हो सकती हैं, तो उसमें टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, करना पड़ता है। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को दिमाग में लॉक हो गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कॉपी कलम लेकर कर बैठे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्त लाइक तो बनता है। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कोई लाइक से पैसा से नहीं मिलता है मेरे दोस्त, मोटिवेशन मिलती है। सारे बच्चे लाइक कर गए, लाइक करें इससे सारे बच्चे। चलिए फटाफट लाइक कर लें, और वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो तो एक एक शेयर सारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक वगैरह वगैरह जहाँ भी आपको इच्छा है कर लीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या करना चाहता है तो इस चीज़ को हम लोग नोटिस करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। तो इसमें एक क्वेश्चन आएगा आपसे, एग्जाम में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। ताप में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। जो भी ताप आपने देखा था ना, टेम्परेचर, दो प्रकार के होते हैं। जैसे में कौन कौन से? एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब बात आ रही है दूसरी ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी और शोषी, ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है। क्षेपी माने क्या करना, उस चीज़ को उत्सर्जन करना, निकालना, और शोषी मतलब शोषण करना, यानी उसको सोखना समझ सकते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब क्या, अभी गर्मी का जो टाइम चल रहा है हमारे शरीर से क्या हो रहा है, पसीने उत्सर्जित हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार जिस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे कौन सी बोलेंगे जी, उसे हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। आप कहोगे कैसे, तो चलिए जैसे हम लोग देख लेते हैं, कैसे को जैसे में बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा, CaCO3 को जब हम इसको अभिक्रिया कराएंगे तो इसके दौरान ये दो भागों में टूट जाएगा, CaO और CO2, और इसके साथ साथ इसमें क्या, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा। किसका उत्सर्जन होगा, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा। और ये ऊष्मा का उत्सर्जन ही कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, बोलो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। चलिए आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि CaCO3 को क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नाम क्या है, और इसका केमिकल फार्मूला तो आप जानते ही हैं, लिखा हुआ है। तो इसका केमिकल फार्मूला तो लिखा है, इसका नाम क्या है जरा बता दो। नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बोलो कि सर नहीं आता, भी बता देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। वीडियो तो बहुत मस्त होने वाली है, वीडियो को अंत तक बने रहें। एग्जाम में तो पूरी वीडियो देख यार, फिर बना अपनी कॉपी में, एग्जाम की तैयारी कर। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए, हमेशा देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर अभी आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है ऊष्मा शोषित। आपने समझ गया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी शोषण होता है, उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अर्थात कहने का मतलब है ऊष्मा को लगाना पड़ता है, तो इसे अभिक्रिया को, यानी ऊष्मा, उस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा को लगाना पड़ता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, ऊष्मा शोषी बोल देंगे। इसका भी एक उदाहरण है आपके सामने, कॉपी में लिखिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या खास बात है आगे। अब देखिए 5वां हम लोग देख रहे हैं, क्या अभी पढ़ रहे हैं,
रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। ये पांचवा उसकी विशेषताएं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा पांचवा विशेषता क्या है। तो अवस्था में परिवर्तन, जो अवस्था होती है उसमें कैसे परिवर्तन होता है उस चीज को देखते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिससे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन। कुछ लोग सोच रहे हैं अवस्था मतलब क्या, अरे यार समझ लो, ठोस है तो गैस में बदलना, आई मीन ठोस से द्रव, द्रव से गैस में बदलना, ये उसका स्टेट बदल रहा है, उसकी अवस्थाएं बदल रही है। ठीक है ना, अब तो समझ में आ रहा होगा ना। तो अवस्था में कैसे बदलता है, तो कह रहे कुछ ऐसे पदार्थ है जिससे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वो क्या करता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ये भी उसकी विशेषता है, किसकी, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। जैसे में कैसे, जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसका कुछ भाग द्रव में परिवर्तित हो जाता है और कुछ भाग जो होता है गैस के रूप में क्या हो जाता है जी, परिवर्तित होकर उड़ जाता है। उसे हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था से द्रव, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में क्या हुआ, ये परिवर्तन हुआ। बात तो समझ में आ रही है, यहाँ तक कि आपको पूरी तरह समझ में आ रही है। दोस्तों ये वीडियो लंबी वीडियो बनेगी और आपके एग्ज़ाम के लिए विशेष बन रही है, तो पूरी बातें को लिखें, अच्छे से फेयर करें। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस चैनल से आप बहुत ज़्यादा मार्क्स लाओगे। ठीक है ना, चलिए। और इस बार जो एग्ज़ाम हुई थी बिहार बोर्ड के मैट्रिक का, उसमें आप लोग जानते ही हैं कि अपने संस्था और अपने चैनल पर पढ़ने वाले बच्चों की रिज़ल्ट बहुत ही टॉप 10 में रिज़ल्ट हुई थी। टॉप 10 तो आप जानते हैं, ठीक है ना, टॉप 10 तो आप कह ही सकते हैं। बेहतर करने के लिए टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह पढ़ना पड़ेगा, वीडियो का अंत तक पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण, अब बात आ रही है कि इसमें नई बात आ रही है। क्या नई बात आ रही है कि रासायनिक समीकरण जो होता है, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा देखिएगा अंतर, आप लोग जानिएगा केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या अंतर है। रासायनिक अभिक्रिया में, अब देखिए ये दूसरा बात कह रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जिसके सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त अभिक्रिया लिखा जाता है, अभिक्रिया के रूप में लिखा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात जो प्लस देख रहे हैं, एरो सिंबल देख रहे हैं, ये जो रूप है, इसका फॉर्म जो है, तो इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। जैसे आप लोग मैथ में भी फॉर्म बहुत सारे पढ़ते हैं, 2x + 3y = डैश डैश। तो ये जो फॉर्म होती है, संक्षिप्त सूत्रों को लिखना, किस फॉर्म में, संक्षिप्त फॉर्म में लिखना, एक तरह का आपका शॉर्ट फॉर्म में लिखना, इस क्या कहलाता है, ये आपका समीकरण कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको डिट्टो समझ में आ रही है, उसमें कोई शक नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या खास बात है। जैसे कि ये सेम उदाहरण आप लोग ऊपर भी देखे थे, रिएक्शन में भी और इक्वेशन में भी दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बातें हैं। तो आपने देख लिया था, पांचवा अवस्था में देख लिया परिवर्तन। अब हम लोग बात जानेंगे कि आखिरकार समीकरण को लिखते समय, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोग से कि समीकरण को लिखते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, इसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो कह रहे अभिकारक, अच्छा बताओ तो कितने बच्चे जानते हैं अभिकारक क्या होते हैं। अभी स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे अभिकारक प्रतिफल, बोलो तो सही। अभिकारक के संकेतों को समीकरण के बाएं ओर लिखेंगे। पहला बात समझ में रहा है ना, अभिकारक जो होते हैं क्या, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक बोलते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रतिफलित। तो बात पता है ना आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा भी गया, आप देख सकते हैं A+B जो है अभिक्रिया कर रहा है यहाँ पे ना, तो ये अभिक्रिया भी कर रहा है, तो ये अभिकारक के रूप में है। जो CD बन रहा है ना, ये पदार्थ जो बनेगा वो प्रतिफल के रूप में होगा। इतनी बात तो आपको डिट्टो समझ में आ रही है। चलिए मजे की बात ये है, क्या है मजे की बात, ये है कि अभिकारक के संकेतों के बीच किस चीज का सिंबल दिया जाता है, प्लस का सिंबल दिया जाता है, धनात्मक चिन्ह का लिखा जाता है।
बात तो समझ में आ रही है ना। अगली बात, ये तो इसकी बात हो गई। अब आगे हम बढ़ते हैं। प्रतिफल के संकेतों के समीकरण को दाएं ओर लिखा जाता है। मेरे दोस्त, दाएं बाएं में घबरा मत जाना और गलती मत कर जाना कि कौन दाएं है कौन बाएं है। ध्यान रखना, जो अभिक्रिया के अभिकारक होते हैं यानी ये किस ओर लिखा जाता है, बाएं ओर, और जो प्रतिफल होते हैं वो किधर लिखा जाता है, वो दाएं ओर लिखा जाता है। ओके, अब बात आ रही है प्रतिफल के संकेतों के बीच प्लस धनात्मक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। अर्थात कहने का मतलब है अभिकारक के बीच में भी प्लस का चिन्ह, और प्रतिफल के बीच में जो सिंबल दिया जाता है वो भी प्लस का सिंबल होता है। आगे मैं बढ़ता हूं। पांचवा इसका नियम क्या कहता है मेरे दोस्त, चलिए बढ़ते हैं। ध्यान देना है आप लोगों को अच्छे से। अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने वाले स्थान पर हम लोग एक तीर लगा देते हैं, एरो का सिंबल लगा देते हैं, एरो लिख देते हैं। बात तो समझ में आ गई होगी। ये जो नियम थे आप नियम को देख लिए। आगे कुछ बातें इसमें हम लोग देखेंगे, जो जानेंगे, जो खास बातें हैं। चलिए फेयर करते जाइएगा साथ साथ। बहुत ही खास है वीडियो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। रासायनिक अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया जी, तो 2 भागों में बांटा गया। अभी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कंकाली समीकरण। ये क्या होता है भाई, कंकाली? ये कोई कंकाल वाला थोड़ी होता है, ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण को 2 भागों में बांटा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, पहला समीकरण को हम लोग बोला गया है, इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसे हम लोग बोलते हैं असंतुलित समीकरण। अब बात आ रही है कि बैलेंस अनबैलेंस्ड में क्या अंतर है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में क्या अंतर है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर, आप जानते हैं कि रासायनिक समीकरण हो या अभिक्रिया हो, उसमें आपको तत्वों को यूज किया जाता है, एलिमेंट्स का उपयोग होता है। तो कह रहे वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के जो तत्व होते हैं, क्या एलिमेंट्स जो होते हैं, क्या होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, उनकी परमाणु संख्या समान होती है। या बोल सकते हैं कि जिस समीकरण में दाएं और बाएं अभिकारक और प्रतिफल के तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, तो वैसे समीकरण को हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। इसमें कोई शक है किसी को? नहीं है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिस समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु मीन्स तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो, परमाणु संख्या समान हो, तो वैसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात तो समझ में आ रही है ना इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मजे की बात है। जैसे कि उदाहरण दिया गया H2 और Cl2। आप देख रहे हो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, Cl2 यहाँ भी 2 है। किधर जी? किधर? इधर इधर। तेरा ध्यान किधर है यार? आओ इधर बढ़ो। तो ये जो चीज है इससे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। तो देखोगे हाइड्रोजन यहाँ भी 2 और यहाँ भी Cl2 का 2 यानी क्लोरीन है 2 है। यहाँ भी ध्यान से देखोगे तो प्रतिफल में हाइड्रोजन 2 है और आपका Cl जो क्लोरीन है वो भी 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या क्या है? एक समान है। जब एक समान होगा तो क्या बोलोगे? बोलोगे उसे आराम से बोलोगे संतुलित रासायनिक समीकरण बोलोगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलोगे। बात तो समझ में आ गई है ना? आगे बढ़ते हैं। मजे की बात क्या है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं इसका जस्ट उल्टा। क्या उल्टा? तो इसमें तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होगी। आप लोग परिभाषा यार खुद लिख लोगे, देख लो परिभाषा लिख लो। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं हो, असमान हो, तो वैसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे।
कोई शक, कोई शिकवा गिला, कोई शिकवा गिला नहीं। अब कहोगे कैसे सर, उदाहरण देके बताइए। तो मेरे दोस्त अभी आप देखोगे ना तो ये आपका अभिकारक है, इसमें N2 यानी नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ये तो कन्फर्म है दोनों 2 2 है। लेकिन इसमें देखो प्रतिफल में नाइट्रोजन तो ठीक एक ही है, ये भी बराबर नहीं है। हाइड्रोजन तो यहाँ 3 है, ये भी बराबर नहीं है। तो दोनों ओर के जो भी पार्टिकुलर एलिमेंट्स हैं उनकी जो एटॉमिक्स यानी एटॉमिक्स नंबर जो हैं वो एटॉमिक नंबर्स इक्वल नहीं है। तो आप कह सकते हैं दैट्स व्हाई यू कैन से दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, इट्स इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। इतनी बातें आपको भली भांति समझ में आ ही गई होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात और कुछ खास बात क्या है इसमें। अब क्या कह रहा है मेरे दोस्त, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। एग्जाम में देखिए एक और बात मैंने आप लोग अभी तक नहीं बताया। किसी बच्चे के हम ही सर्च शुरू किए थे कंकाली, अरे यार कंकाली। तो जितने आपके, अच्छा बताइए एक मिनट मुझे, कंकाली की उस समय से चर्चा हुई थी, कोई बच्चा मुझे कमेंट में बताए कंकाली क्या होता है। चलिए आप कमेंट कीजिए, अगर आपको पता नहीं है ना तो कमेंट बताना कि पूछना सर कंकाली समीकरण क्या होता है, मैं चर्चा करूंगा जरूर। जब इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो हो सकता है आप याद किए होंगे, आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपका जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो आपका डिस्प्ले पर नाम मेंशन जरूर करूंगा। पूछो तो सही, इतना करो पहले। चलिए देखते हैं, हो सकता है आपका दर्शन यही नहीं हो जाए क्या क्या नहीं हो सकता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित यानी बैलेंस करने की विधियां देखने जा रहे हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 3 विधियां हैं, 3 बातें हम लोग को ध्यानना है। पहली बात, रासायनिक समीकरण में जो तत्व के परमाणु होते हैं वह संतुलित रहें तो उसे छोड़ दे। अर्थात कहने का मतलब, अगर मान लो हाइड्रोजन इधर भी 2 है, अभिकारक में भी 2 है, प्रतिफल में भी 2 है, तो उससे हम टच भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे कि जा जी ले अपनी जिंदगी। अर्थात उनको हम छोड़ देंगे क्योंकि पहले ही से बैलेंस रहते हैं। आगे की मैं बात करता हूँ, रासायनिक समीकरण में जो तत्व के परमाणु असंतुलित होते हैं उससे हम क्या करेंगे, यानी बिगड़े हुए बच्चे को ठीक करेंगे, सुधारेंगे, उसे संतुलित करेंगे। अर्थात कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में ये है कि समीकरण में अगर तत्वों के परमाणु समान नहीं है, इक्वल नहीं, यानी असंतुलित समीकरण है, तो सबसे पहले उसको हम संतुलित करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के दौरान अगर कोई तत्व के परमाणु असंतुलित हो जाता है, कभी कभी ठीक करने के चक्कर में और कोई बेठीक हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, यानी तो उससे भी पुनः हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर इसको संतुलित करने चले और पता चला कि संतुलित करते करते ये असंतुलित हो गया, तो फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी, मान लो ये बच्चा जो है ना, देख रहे हो ना, वाह क्या बना, ये बच्चा को ठीक करने हम चले। और एक और बच्चा है बाय द वे, मान लीजिए बाय डिफॉल्ट, इसे ठीक करने चले और पता चला कि ये भी माने असंतुलित हो गया, तो इसको तो ठीक करेंगे ही, साथ साथ इसको भी ठीक करेंगे। बात तो समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें जैसे में एक उदाहरण देखते हैं। चलिए संतुलित करना आज आप लोगों में सिखा ही देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। आप लोग थके तो नहीं ना हो, अभी बता देना, थके तो नहीं ना हो, थके हो तो बताना यार नेक्स्ट दिन भी पढ़ लेंगे हम लोग। चलिए आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, KCl3। यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर K जो है तत्व के परमाणु संख्या 1 है, Cl2 के भी Cl का भी 1 है, और O3 के कितने हैं, 3 है।
लेकिन प्रतिफल में आप देख कह रहे हैं कि KCl जो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का एगो है जी, मात्र 2 है। लेकिन संतुलित होने के लिए ऑक्सीजन को 3 होना चाहिए, प्रतिफल में भी 3 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। अब कैसे, थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए मैंने इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सपोज डैट यहाँ पर K जो है, Cl है और O है, ठीक है। ये 1 है और ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। आई मीन्स 3 है, यहाँ पर 3 है ये, ठीक है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम कुछ ना कुछ रणनीति लगाएंगे। इसमें क्या रणनीति लगाएंगे, तो हम इसमें 2 से गुना कर देंगे। KCl यानी KCl3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर K जो होगा 2 हो जाएगा, Cl2 भी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन जो है अभिकारक में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है, पहले से लगा है 6। और फिर क्या करेंगे, प्रतिफल में भी 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों, यहाँ तक देखिए 2 KCl और यहाँ भी 2 KCl, दोनों तो बराबर है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इधर जो अभिकारक है ऑक्सीजन का एगो है, 6 गो है, लेकिन इधर का एगो था, 2 गो था। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, 3 से अपने मन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि यहाँ ऑक्सीजन 6 गो है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 6 गो है। यहाँ भी K2 है, यहाँ भी K, इसकी परमाणु संख्या 2 है। Cl का भी परमाणु संख्या 2 है, तो यहाँ भी इसकी परमाणु संख्या 2 है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर कैसे पता चलेगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, एक और थोड़ा सा नोटिस करते हैं। जब ऐसे लिखा हो, देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। चलिए, अरे यार तुम मिट्टा के बीज है, माथा खाया है। अब देखो, तो इसका अर्थ हुआ K2 है और इसका Cl यानी Cl जो है क्लोरीन भी 2 है। लेकिन जब यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो इस सीधा गुना हो जाता है इससे, तो इससे गुना होगा तो ऑक्सीजन का एक हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये मत सोचिएगा दोस्त, क्या मत सोचिएगा कि प्लस से डायरेक्ट यहाँ गुना, नहीं, बीच में इसका प्लस है। लेकिन जब ऐस रूप में हो, इस रूप में हो, तो इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ ऑक्सीजन 6 हो सकता है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ही वीडियो समझ में आई होगी, क्लास समझ में आए होंगे। अगर आपको डाउट रहता है इसके रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में भी डाउट रहता है, तो फिर से एक बार आप लोगों को और उदाहरण देकर नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगी। तब तक के लिए, अब तक के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितना अच्छा लगा। और अभी भी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इसका पार्ट 2, पार्ट 3 सारा वीडियो बनेगा और हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। और ये वीडियो जो है आप लोगों को डेली मिलेगा अब, ठीक है ना, जिसका टाइम रखा जाएगा, कितने बजे रख दिया जाए पता है आप लोगों को, जिसका टाइम रखा जाएगा आपका 7 बजे, ठीक है, 7 बजे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, लाइव आइए, प्रीमियर लाइव आकर देखिए, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं बता दूं कि ये वीडियो जो आप लोग देख रहे थे, V2 सर की क्लास देख रहे थे। V2 का मतलब आप जानते हैं विश्वजीत सर, और V का मतलब आप लोग जानते हैं विष्णु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।